प्राचीनता की स्थिति क्या है कि मनु स्वयं, भगवान मनु ने मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र में राजनीति के विषय में, राजधर्म के विषय में बड़े विस्तार से लिखा है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति ने लिखा है ना, और पराशर ऋषि ने लिखा है, कात्यायन ऋषि ने लिखा है, बहुत सारे किंजल्क हैं, पिशुन हैं, इसके बाद भारद्वाज हैं। इतने सारे हमारे यहाँ राजनीति शास्त्री हुए हैं जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। चारायण हैं, दीर्घ चारायण, घोटक मुख, बहुत सारे हुए हैं अत्यंत प्राचीन काल से। स्वयं महाभारत में हजारों अन्य प्राचीन राजनीति शास्त्रियों और आचार्यों का उल्लेख है। संकेत है, नाम लगभग 100 से अधिक का है और बाकी उल्लेख है कि बहुत होते रहे। और स्वयं महाभारत तो आज से 5200 वर्ष पुराना है ना, तो वो तो बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। और महाभारत का जो शांति पर्व है उसके अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व तो सीधे राजधर्म पर ही केंद्रित है। तो इसलिए हमें भारतीय राजनीति शास्त्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम इस विषय में विश्व का जो सबसे बहुमूल्य और सबसे प्रामाणिक और सबसे विस्तृत शास्त्र है उससे अपरिचित रह जाएंगे। तो ये जानना चाहिए। चाणक्य का तो अर्थशास्त्र इस समय कम से कम यूरोपीय लोगों ने चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सबसे ज्यादा प्रतिपादन किया, हल्ला किया कि बहुत बड़ा ग्रंथ है भी वो। तो उसके विषय में भी तो वो भी तो अत्यंत प्राचीन है। कौटिल्य तो ईसा के पूर्व ही हुए हैं ना, ईसा से 1800 वर्ष पूर्व चाणक्य हुए हैं, तो उससे भी महत्वपूर्ण है। यानी कम से कम लगभग 4000 वर्ष पुराना ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इन सबको जानना चाहिए। फिर शुक्र नीति सार है, शुक्र नीति है, शुक्र नीति सार है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। और ये परंपरा ऐसा नहीं है कि हम, आप तो प्राचीन काल का कह रहे हैं उसके बाद नहीं चला, नहीं। भारत में राजनीति शास्त्र पर लेखन लगातार होता रहा, लगातार। क्योंकि और जैसा हमारे यहाँ नियम है कि जो तत्वदर्शी विद्वान हैं, प्राचीन काल में हुए हैं, उनके लिखे पर टीका करते हैं अधिकांश नए लोग, उसे ही प्रामाणिक माना जाता है। क्योंकि आप नया होने को यहाँ माना जाता है अप्रामाणिक। आप नया कहाँ से पैदा कर रहे हैं? आपके दिमाग की खुजली से। नया नहीं, जो सनातन से प्रवाह चला आ रहा है उससे, सनातन शास्त्रों से सम्मत जो वाणी है वही विश्वसनीय वाणी है। तो इसलिए हमारे यहाँ बड़े से बड़ा विद्वान, दिग्गज विद्वान, उद्भट विद्वान भी हुए हैं, तो वो प्रायः टीका करते रहे हैं, या तो मनु की या याज्ञवल्क्य की। इसीलिए मनुस्मृति पर अनेक टीकाएं मिलेंगी और याज्ञवल्क्य पर भी, याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी अनेक टीकाएं मिलेंगी। और ये इन टीकाओं में राजनीति शास्त्र का प्रतिपादन होता रहा है, चाहे मनु पर हो, कुल्लूक भट्ट आदि ने जो किया है, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर, मनुस्मृति पर मेधातिथि ने भी टीका की है, कुल्लूक भट्ट ने की है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका जो है वो विज्ञानेश्वर की है। तो ये सब तो अभी की बात है ना, 11वीं-12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर 11वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने टीका की है। फिर मनुस्मृति पर गोविंद राज ने भी 11वीं शताब्दी में टीका की है। इसके बाद लगातार ये चला आया है। कल्हण की राजतरंगिणी है जो बहुत ही बड़ा राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ है, तो ये तो अभी की बात है, 12वीं शताब्दी ईस्वी की। इसके बाद फिर कुल्लूक भट्ट जो हुए हैं वो स्वयं 13वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद हरदत्त ने जो टीका की है उसमें भी राजनीति के प्रकरण भी आए हैं। और भगवंत भास्करा है, ये जो पुस्तक है ये नीलकंठ शास्त्री की है। ये तो बहुत बात की है ना। तो
तो ये हम इसको पाते हैं, ये भगवंत भास्कर पुस्तक है, 2 खंडों में है भगवंत भास्कर। भगवंत भास्कर 2 भागों में है। ये भी अभी की पुस्तक है, यानी लगातार ये परंपरा चली आई है, उसका ये प्रमाण है ना। इसमें भगवंत भास्कर हमें सभी विषयों का, सभी महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन है, व्यवहार का, नीति का। इसमें से जो नीति मयूख है वो राजनीति शास्त्र पर ही ग्रंथ है, नीति मयूख। इसी प्रकार इसके बाद हम देखते हैं कि रघुनंदन की टीका है, उसमें भी राजनीति शास्त्र का भी प्रकरण है ना। इसके बाद राजधर्म कौस्तुभ है, जो महाराज अनंत देव ने 17वीं शताब्दी में लिखा है। और फिर इसके बाद माने 17वीं शताब्दी ईस्वी तक तो हमें लगातार राजनीति शास्त्र के ग्रंथ, कब से, वैदिक काल से, आपस्तंभ धर्मसूत्र आदि में जो प्रतिपादन है उससे लेकर और 17वीं शताब्दी तक, चाहे वो रघुनंदन हो और चाहे राजधर्म कौस्तुभ के प्रणेता अनंत देव हों, इन सब ने राजनीति शास्त्र पर लगातार लिखा है। 18वीं शताब्दी में धर्म सिंधु आदि जो लिखे गए हैं वो तो सीधे राजनीति शास्त्र पर नहीं है, अन्य धार्मिक विषयों पर है। लेकिन मिताक्षरा पर जो बालम भट्टी टीका है, जो बालम भट्ट जी ने लिखी है, वो तो 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में है। तो ये भी मिताक्षरा क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, और याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका पर, मिताक्षरा टीका पर बाल भट्ट जी ने बालम भट्टी लिखा है। तो ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। और इसके बाद स्वामी दयानंद ने 19वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा है राजधर्म प्रकरण। और राजधर्म प्रकरण में ठीक वही बातें हैं जो नीलकंठ शास्त्री ने भगवंत भास्कर में नीति मयूख के प्रारंभ में लिखी, लगभग वही की वही बात। नीति मयूख में जो कुछ है वही प्रारंभ में, नीति मयूख में जो है वहीं से प्रारंभ करते हैं स्वामी दयानंद जी, है ना, सर्वप्रथम। तो इससे पता चलता है कि एक अविच्छिन्न परंपरा है भारतीय राजनीति शास्त्र की, जो चलती चली आई है, ये हमको जानना चाहिए। इसलिए भी भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे विज्ञान का आधार गणित है, उसी प्रकार मानविकी विद्याओं का आधार इतिहास है, चाहे वो दर्शन हो और चाहे वो राजनीति शास्त्र हो। अगर आप इतिहास के संदर्भ नहीं जानेंगे तो राजनीति शास्त्र का पुस्तकीय ज्ञान रखने पर भी व्यवहार में आप अपने समय को जान ही नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब फिरंगियों ने लगभग आधे भारत में छलबल से और कई हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम नवाबों से संधि करने के बाद अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, हालांकि वो केवल अंग्रेजों का शासन नहीं था, भारत में पूरी तरह अंग्रेजों का शासन एक कोने में भी एक दिन भी नहीं रहा है। तो अंग्रेज मुख्य रहते थे और उनके नीचे सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासक होते थे और फिर कहीं कहीं कुछ मुस्लिम प्रशासक भी। तो उसे मुख्यतः हिंदू अंग्रेज साझा शासन कहेंगे। इसी प्रकार मुसलमानों के शासन में भी अधिकांश महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व हिंदुओं को रहते थे, तो उसे भी हिंदू मुस्लिम साझा शासन कहेंगे। पूरी तरह मुस्लिम शासन या पूरी तरह ईसाई शासन, ब्रिटिश शासन भारत में एक दिन को भी नहीं रहा। जहां थोड़ा थोड़ा रहा भी तो हिंदू मुस्लिम साझा शासन रहा, और बाद में लगभग आधे भारत में हिंदू ईसाई या हिंदू ब्रिटिश साझा शासन रहा। तो ये जानना चाहिए। अब अगर इसको नहीं जानेंगे
तो बहुत बड़ी भ्रांति में पड़ जाएंगे। यहाँ तो ऐसे ऐसे स्वनामधन्य लोग हैं कि कह देते हैं कि हजारों वर्ष हम गुलाम रहे, पता नहीं उनके पिताजी गुलाम रहे कि पूर्वज गुलाम रहे कि उनकी बुद्धि गुलाम है। ऐसे नराधमों को ये भी नहीं ध्यान रहता कि वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं तो कितने नरक में जाएंगे। अपने प्रतापी पुण्यात्मा पूर्वजों को गाली देना तथाकथित भारत प्रेम या हिंदुत्व प्रेम में तो मनुष्य ही नहीं रहने देता, आपको पशु से भी नीचे बता देता है। आप नरक के पात्र हो जाते हैं अपने महान पूर्वजों और पुण्यात्मा पूर्वजों को गाली देकर। तो इतिहास का ज्ञान नहीं रहने पर फिर आप जो भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज में जो पढ़ते हैं वो बेकार है, कूड़ा है, कचरा है। आपने बीए कर लिया, एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, उसकी वस्तुतः जीवन के संदर्भ में, सत्य को जानने के संदर्भ में कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत यह है कि वर्तमान में जो यूरो इंडियन शासन प्रणाली है उसमें आपको कुछ नौकरियां मिल जाएंगी, खत्म। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ने राज कर्मचारी होने के लिए जो कई शर्तें बांध रखी हैं उनमें से एक ये है कि आप यूरोपीय ज्ञान ह्यूमैनिटीज में पढ़िए। यूरोप का जो भी कूड़ा कचरा 100-150 वर्षों का है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, दोनों को रटिए और उसी को सार्वभौम राजनीति शास्त्र, सार्वभौम समाज शास्त्र, सार्वभौम अर्थशास्त्र मान लीजिए। तो वो तो अपने ही नागरिकों को अज्ञानी और मूर्ख बनाने की विधि है। लेकिन अब चूंकि एक खुलापन आया है, 60 वर्षों तक तो भारत सोशलिज्म नामक पापपूर्ण और बर्बर व्यवस्था के नियंत्रण में था, जिसमें लोगों की बुद्धि को, शरीर को, मन को सब प्रकार से राज्य शासन ने नियंत्रित कर रखा था, जकड़ रखा था बुरी तरह। आपको भोजन क्या मिलेगा ये भी वो तय करते थे, कितना मिलेगा, चीनी भी और राशन भी और वस्त्र भी और ज्ञान भी। आपको क्या पढ़ाया जाए एक सोशलिस्ट सरकार तय करेगी। तो वो तो बहुत ही पापपूर्ण दौर था। अभी भी वो चल रहा है, शिक्षा में चल रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उदारीकरण आया है थोड़ा। और शिक्षा में भी सामाजिक सोशल मीडिया आदि के कारण खुलापन आया है और नई शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर इंडियन नॉलेज सिस्टम कह के उसका उल्लेख किया, उसको भी अधिमान दिया गया है, महत्व दिया गया है। तो इसलिए आगे चलकर तो अब इसकी संभावना बढ़ेगी कि भारतीय ज्ञान को विभिन्न विषयों में लोग जाने। उसकी दृष्टि से भी ये जो श्रृंखला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के बिना क्या होता है ये अगर हम देखें तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आधे भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में हिंदू ब्रिटिश साझा शासन रहा, या हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, मुख्यतः तो हिंदू ब्रिटिश साझा शासन रहा, हिंदुओं और ईसाइयों का साझा शासन रहा। इसके बाद जब कांग्रेस आई तो उसने भी बहुत सी यूरो ईसाई परंपराएं जारी रखी। तो हम कह सकते हैं कि वो हिंदू ईसाई साझा शासन है जो अभी चल रहा है भारत में। भाजपा ने भी उसमें कोई संरचनागत परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो आधे भारत में साझा शासन था हिंदू ईसाई या हिंदू ब्रिटिश साझा शासन, उसके अतिरिक्त तो भारत में बहुत बड़ा हिस्सा था, लगभग उतना ही बड़ा हिस्सा था जिसमें अधिकांश में हिंदू राजा महाराजा थे, कुछ एक में कुछ मुस्लिम नवाब थे छोटे छोटे इलाकों में, लेकिन थे ना वो। और वहां तो राजधर्म ही उनका आदर्श माना जाता था। हिंदू राजा तो अपना आदर्श राजधर्म ही मानते थे। और शायद अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, सारे ही हिंदू राजा भारतीय शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को पढ़ते थे, संस्कृत के जानकार होते थे। कुछ से तो मैं मिला भी हूं। रीवा के हमारे महाराजा मार्तंड सिंह जी देव, वो अंग्रेजी जितनी अच्छी जानते थे उतनी अच्छी संस्कृत भी जानते थे और संस्कृत के ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे थे। इसी तरह ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया के पूज्य पिताजी, वो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। होलकर परिवार में संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। महारानी अहिल्या देवी को संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो संस्कृत के धर्मशास्त्रों को हमारे राजा पढ़ते थे और राजधर्म ही उनका आदर्श था।
और इसमें से कुछ राज्य तो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे बड़ौदा है, एक बड़ा राज्य था, या ग्वालियर है, बड़ा राज्य था, या निजाम का हैदराबाद भी था, और इंदौर था, और जम्मू स्वयं बहुत बड़ा राज्य था। 1947 तक जम्मू भी एक हिंदू राज्य था। वहां कश्मीर की घाटी जरा सा इलाका है, जैसा हमने अपनी कुछ पुस्तकों में बता भी रखा है, छोटा सा इलाका। बाकी तो जम्मू और लद्दाख ये सब तो हिंदुओं, और स्वयं कश्मीर घाटी हिंदू शासन के ही अधीन थी। मुसलमानों का तो कश्मीर में कोई काम ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, कोई उनका मुंह ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने उनको उकसाया, जवाहरलाल ने, और तब से भाजपा के लोगों में राष्ट्रभक्ति तो बहुत है, लेकिन इतिहास का ज्ञान नहीं होने से वो उनसे कहते नहीं है कि अरे तुम यह अपने को कश्मीरी कैसे कहते हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, मुसलमानों का कश्मीर में क्या काम है। अगर आपको इतिहास का ज्ञान हो तो पहला प्रश्न यही कहेंगे मुसलमानों से कि अरे तेरा यहाँ कश्मीर में क्या काम है, कश्मीर में क्या अधिकार है तेरा। ये तो हजारों साल से हिंदुओं का राज्य है ना। एक भी दिन कश्मीर में, बीच में थोड़े दिन, लगभग 300 वर्ष मुसलमानों का शासन रहा है, थोड़े दिन छल बल से, लेकिन हजारों साल से तो वहां हिंदुओं का शासन है। तो कश्मीर में क्या लेना देना मुसलमानों का। मुसलमानों को तो कश्मीर में अगर रहना है तो हिंदू शासन के अधीन रहना पड़ेगा, और नहीं तो आप जाइए, आपका वहां लेना देना क्या है भाई। लेकिन इतिहास का ज्ञान नहीं रखने से निरर्थक बहसें चलती हैं, नहीं नहीं, और वहां सरकारी खजाने से पता नहीं कितना धन दिया गया। आश्चर्य है। जम्मू में 1947 तक एक भी दिन मुस्लिम शासन नहीं रहा है। ईसा पूर्व 18,000 से आज तक के साक्ष्य हैं। ब्रिटिश शासन से उनकी संधि थी 1851 ईस्वी से, लेकिन सीधे ब्रिटिश शासन नहीं था। इसी प्रकार लद्दाख में ब्रिटिश शासन से संधि थी 1851 से। शासन तो लद्दाख के लोगों का ही था, हिंदू शासन ही था। और कश्मीर घाटी में अवश्य 1346 से 1819 ईस्वी तक कुल 473 वर्ष कुछ मुसलमान शासक हुए, लेकिन उसके आगे और पीछे 18,000 ईसा पूर्व का जो रिकॉर्ड है उसमें 17,474 वर्ष तो हिंदुओं ने ही शासन किया, कश्मीर घाटी में भी। ये जानना चाहिए। और कश्मीर घाटी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, लगभग अष्टमांश है पूरे जम्मू कश्मीर इलाके का। तो मुसलमानों का वहां क्या अधिकार बनता है। लेकिन इतिहास का ज्ञान नहीं होने से जवाहरलाल नेहरू को कुछ भी इतिहास का ज्ञान नहीं था। वो केवल अंग्रेजों की कुछ थोड़ी बहुत गिटिर पिटिर पढ़े थे, तो उन्होंने सोच लिया कि हम तो साहब ये मुसलमानों का इलाका। या शेख अब्दुल्ला उनका प्रिय पात्र था, जो भी उनके संबंध थे, कई तरह का संबंधों के बारे में चर्चा है, उसको वो महत्व देने के लिए उन्होंने वहां उसको मुख्यमंत्री बाद में बनवा दिया। तब से ही अपने आप को हम कश्मीर हमारा, मतलब झूठ की पराकाष्ठा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। अभी पिटा है और अभी कह रहा है हम जीत गए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये तो झूठे लोग हैं ना, गप मारना, जितनी भी उनकी डींगे हैं। और अंग्रेजों ने उसको महत्व दिया, और बाद में बहुत से मूर्ख लोग जो हिंदू हैं, हिंदू के प्रति स्वाभिमान भी रखते हैं, वो उनको ऐसे सोचते हैं कि इनके अत्याचारों का वर्णन करने से हम बड़ा अंतरराष्ट्रीय वातावरण बना देंगे। बहुत ही अज्ञान है। सच यह है कि आप जितना ही उनके अत्याचारों का झूठा वर्णन करेंगे, उतना ही लोग सोचेंगे अच्छा तो ये इतने शक्तिशाली थे। और शक्ति से ज्यादातर लोग दबते हैं। सचमुच करुणा वाले तो फिर बुद्ध बन जाते हैं, और कुछ और भगवान स्वयं करुणा, करुणा में तो स्वयं भगवान, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण है ना। हमारे बड़े बड़े महाराजा भी बहुत करुणा संपन्न रहे हैं। जहां वीरता का प्रसंग है वहां वीरता करेंगे, शेष समय तो करुणा ही। लेकिन पहले सत्य को जानना चाहिए। तो स्थिति यह है कि इतिहास का ज्ञान नहीं होने से न केवल 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे इतिहास के विषय में अनपढ़ नेताओं ने बहुत भ्रांति की, बल्कि हमारे जो राजा जो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते थे, जैसा मैंने बताया, रीवा और ग्वालियर नरेश को तो हमने देखा ही है, सुना ही है पास से। रीवा नरेश के तो साथ कुछ दिन
कई बार प्रवास में भी गए थे हम, पत्रकार के नाते। उनका ही एक अखबार था, उसमें थे। तो देखा है, उन्हें तो शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। ग्वालियर नरेश को भी पास से देखा है, जब उस तरह से कोई सत्संग नहीं किया, लेकिन स्वयं माधवराव जी मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी संस्कृत का भी ज्ञान होगा। और बड़ौदा नरेश को संस्कृत का ज्ञान था, बहुत बड़े बड़े राजा थे हमारे। जम्मू नरेश को संस्कृत का ज्ञान था, यानी राजधर्म का ज्ञान था, लेकिन यूरोप का इतिहास नहीं पता था। यूरोप का इतिहास नहीं पता होने से क्या हुआ, इतिहास से राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है ये बता रहा हूं मैं। यूरोप का इतिहास नहीं पता होने से वर्तमान में जो उन्होंने अपने बारे में झूठे प्रचार किए थे, डींगे मारी थी, उसके प्रभाव में हमारे राजा आ गए और उन्होंने सोचा ऐसा ही होगा। तो अपने वर्तमान को तो देख रहे थे, लेकिन फिर शायद उनमें कोई लालसा आ गई कि नए नए भोग के स्वरूप भी हम जाने, जो भी हो। लेकिन अगर इतिहास पढ़ते तो उनको कितना तिरस्कार से देखते। 18वीं शताब्दी तक तो इंग्लैंड 20 टुकड़ों में बटा था और आपस में लड़ रहे थे। 19वीं शताब्दी ईस्वी में, और इंग्लैंड नेशन स्टेट कब बना है, 1857 के बाद बना है। 1857 तक भी वो नेशन स्टेट नहीं था। इंग्लैंड का राजा था, लेकिन वो पूरी तरह नेशन स्टेट नहीं घोषित हुआ था। पहली बार 1878 में जब जर्मनी पहला नेशन स्टेट बना यूरोप का, उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे इंग्लैंड ने नेशन स्टेट का स्वरूप लिया। पहले तो केवल भावना जगाई, नेशन स्टेट घोषित नहीं था, विधिक रूप से नेशन स्टेट इंग्लैंड नहीं था। तो ये सब जानना चाहिए। लेकिन हमारे इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा, जम्मू और मेवाड़ भारत का सबसे यशस्वी जो राजघराना है। मेवाड़, जयपुर और मैसूर, इन सब के राजा राजधर्म को जानते थे, शास्त्र को जानते थे, भारतीय राजनीति शास्त्र को जानते थे। परंतु यूरोप का इतिहास किसका जाने, सबसे पहले अपना इतिहास जाने। तो अपना इतिहास तो ये लोग जानते थे अच्छे से, अपना गौरवशाली इतिहास, उसी से बहुत ही आत्मगौरव से संपन्न थे। लेकिन जो जिससे आपको बरतना है, जिससे अंतःक्रिया करनी है, जिससे इंटरैक्ट करना है, उसका इतिहास भी जानना चाहिए। तो इंग्लैंड का इतिहास और यूरोप के अलग अलग टुकड़े जो हैं, जो आज भी 34-36 हैं, उनका कोई इतिहास नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि आपस में कितना लड़ते हैं, इनके यहाँ कितनी फूट है, आपस में कैसे एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। राज्य करने का तरीका नहीं है, ऐसा विचित्र तरीका राज्य करने का निकाल रखा है कि एक स्थायी रूप से जो शासक दल है तो दूसरा विपक्षी दल रहेगा। नाम ही दे दिया है अपोजिशन। अरे भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है, कुछ और नाम दे देते, सत्ता स्पर्धी नाम रख देते, एस्पिरेंट नाम रख देते, है ना। एक शासन में है, जैसे राजकुमार होता है ना, उसी तरह उनको एस्पिरेंट कहना चाहिए। सत्ता स्पर्धी, सत्ता में या सत्ता के दावेदार, कुछ ऐसे शब्द निकालने चाहिए। उसकी बजाय अपोजिशन, स्थायी अपोजिशन रहेगा तो वो राज्य कैसे सुखी रहेगा। और देखिए कि इंग्लैंड एक समय कहां कहां दुनिया भर में उनके राज्य थे, और आज कितने अभावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। उनका जीवन अभावग्रस्त है, बहुत दुनिया पर निर्भर है आज अपने अस्तित्व के लिए। तो ये क्या होता है, इतिहास का ज्ञान नहीं रहने से इंग्लैंड के रौब में आ गए बहुत से लोग, भारत के राजा। अन्यथा ये जो इतने बड़े बड़े राजा हैं, मेवाड़, जयपुर नरेश, मैसूर नरेश, जम्मू नरेश, बड़ौदा नरेश, इंदौर नरेश, ग्वालियर नरेश, इनके सामने अंग्रेज क्या थे। चाहे रानी विक्टोरिया हो, चाहे जॉर्ज पंचम हो, चाहे कोई भी हो, एडवर्ड सब, कोई भी हो, उनकी हैसियत क्या है। तो इतिहास नहीं जानने से क्या हुआ, उनके रौब में आ गए और उनसे तरह तरह से संधियां कर ली। अन्यथा संधि की क्या आवश्यकता थी, नहीं करते। पता होता कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, ये तो हमारे छोटे छोटे जो दीवान लोग हैं और जागीरदार हैं इलाके के, उनके जैसे हैं। ये पता होता तो दूसरा व्यवहार करते, दूसरी तरह से बरतते। जैसे भारत में बहुत से हिंदू संगठन बने हैं, कई कुछ बहुत बड़े हिंदू संगठन हैं, तपस्वी, त्यागी, दिन रात राष्ट्र की चिंता में जीने वाले, लेकिन उनको इतिहास नहीं है दुनिया का पता। यूरोप का इतिहास नहीं पता कि आपस में कितने कलहरत, निरंतर युद्धरत, कलहरत समाज हैं।
वो नहीं पता होने से उन्होंने क्या कहा, अच्छा हमें लगता है संगठन की कमी। यानी जो हमारा प्लस पॉइंट है, जो हमारी शक्ति का स्रोत है, हम संसार के सबसे ज्यादा संगठित समाज हैं। हमारे जैसा संगठित समाज आज भी दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं है, फिर भी है ना। आज भी आपके पास 100 करोड़ तो हिंदू हैं जो निश्चित रूप से भारतवर्ष से प्रेम करते हैं, और उन 100 करोड़ का एक ही नेशन स्टेट बन गया। इससे कितना पता चलता है कितना परिपक्व होगा वो समाज, जो इतनी विशाल जनसंख्या के साथ उसने एक नेशन स्टेट में रहने का तरीका जानता है, तरीका निकाल लिया। इसके पहले चक्रवर्ती सम्राट के अधीन रहने की एक परंपरा थी, जो चक्रवर्ती सम्राट तो कई विश्व विजयी होते थे। तो राजनीति शास्त्र में हम कितने अग्रणी हैं कि करोड़ों लोगों को परस्पर कैसे बरतना, क्या व्यवहार करना, क्या मर्यादा रखना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, फिर उनकी टैक्सेशन के क्या नियम हैं और उनके प्रशासन के क्या नियम हैं, कैसे सुचारू रूप से शासन चलता रहे, सुचारू रूप से सरकारी खजाना भी भरता रहे, लोगों के जीवन में धन धान्य संपदा भी आती रहे, इन सब का ज्ञान सबसे ज्यादा तो भारत में ही है। ये जो 100 करोड़ लोग सरलता से एक ही नेशन स्टेट में रह रहे हैं और उसी के लिए शपथ ले रहे हैं और उसी की सुरक्षा के लिए उल्लसित हैं, आवेश और आवेग से भी भरे हुए हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने एक सही कदम उठाया, सारे देश में उल्लास की, उत्साह की लहर फैल गई। तो ये कहां से है इतना? 100 करोड़ के लोग किसी एक राज्य प्रमुख के प्रति श्रद्धा से उमड़ पड़े, ऐसा तो और दुनिया में कहीं नहीं। कहीं भी 100 करोड़ लोग अपने राज्य प्रमुख के प्रति ऐसे नहीं उमड़ते जैसा नरेंद्र मोदी के लिए इस समय हिंदू समाज उमड़ रहा है। और कुछ कुछ अन्य लोग भी जिनमें अच्छे संस्कार हैं देशभक्ति के, वो भी उमड़ रहे हैं। तो ये कहां से हुआ है? अगर इतिहास जानते तो केवल गौरव रखते, और फिर उन अच्छाइयों को जानते कि वो कौन से शास्त्र हैं, वो कौन सी परंपराएं हैं, वो कौन से रीति रिवाज हैं, वो कौन सी मान्यताएं हैं, व्यवहार के वो क्या आधार हैं और क्या प्रक्रिया है, जिनके द्वारा इतनी विशाल संख्या में 100 करोड़ लोग एक ही नेशन स्टेट के प्रति प्रेम का भाव रख सकते हैं, आत्मीयता का, आत्मगौरव का भाव रख सकते हैं। वो क्या चीज है? ये जानते हैं, ये खोजते हैं तो खोज लेते हैं। तो इतिहास के ज्ञान के अभाव में ये हो गया है, लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता। जो हमारा अद्वितीय गौरवशाली इतिहास है, जैसा विश्व में और किसी का नहीं है, अगर उसे नहीं पता है तो आप जो नीतियां बनाएंगे वो सब तो समाज का नाश करने वाली होंगी। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कितने महान रहे हैं, कितने शौर्य संपन्न रहे हैं, कितने तेजस्वी रहे हैं, कितने वैभव संपन्न रहे हैं, ये नहीं जानते तो आप नीतियां तो कुछ भी बनाएंगे छुटपुट, जैसे अभी बनती रही हैं। अगर आप यही नहीं जानते कि 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों ने स्वयं रिपोर्ट तैयार की है, उसके अनुसार हर गांव में एक पाठशाला थी, बड़े गांव में एक से अधिक पाठशाला थी, हर पाठशाला में सभी जातियों के विद्यार्थी पढ़ते थे और सभी जातियों के शिक्षक पढ़ाते थे। ये तो इतिहास का तथ्य है। अब इस इतिहास के तथ्य को नहीं जानेंगे तो क्या राजनीति के नियम लगेंगे? हिंदू समाज बहुत विघटित है, इसमें संगठन की कमी है। अरे तुम जो सबसे संसार का सबसे संगठित समाज को तुम संगठन का शिकार बता रहे। दुनिया के विषय में पता नहीं, आज भी इंग्लैंड में कितने आपसी झगड़े हैं। अमेरिका में जो बिडेन का और ट्रंप का तो हम लोगों ने अभी अभी देख लिया है। फ्रांस में वोक लोगों का और जो वोक नहीं है उनके झगड़े देख ली, कितने झगड़े हैं अकल्पनीय सीमा तक। इतना झगड़ा है कि यूरोप के अनेक नेशन स्टेट में या तो शासक या विपक्ष का जो बड़ा दल है वो उन लोगों को स्वागत कर रहा है शरणार्थी के रूप में, जिन्होंने न केवल अतीत में उनका बहुत अनिष्ट किया, उनको मारा पीटा, सैकड़ों उदाहरण हैं, अभी वो विषय नहीं है, तब आप इतिहास पढ़िए तो जान लेंगे, बल्कि अभी भी जो मौका लगते ही वहां बलात्कार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आक्षेप तरह तरह से गलत काम कर रहे हैं। तो इतिहास को न जानने पे क्या होगा? आपके राजनीतिक निष्कर्ष भी गलत होंगे, आपके राजनीति की समझ भी गलत होगी। इसलिए सबसे पहले
इतिहास को अवश्य जानना चाहिए।